ओके तो हाय एवरीवन, दिस इज आर्यन फ्रॉम आईआईटी पटना। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो क्लास 9th को अभी जस्ट पास किए हैं और क्लास 10th में आए हैं और उन्होंने काफी अच्छे ड्रीम सेटअप कर रखे हैं कि मुझे 90% के अबव स्कोर करना, मुझे 95% के अबव स्कोर करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि क्लास 10th का बच्चा जब मूव करता है और क्लास 10 में पढ़ाई करता है तो क्या मिस्टेक्स करता है, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें हम कंप्लीट इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप क्लास 10th में अभी मूव कर रहे हो और आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। मैंने एक कंप्लीट पीपीटी बनाकर रख रखी है आप लोगों के लिए, जिसको आप एक शेड्यूल के तौर पे या एक कह सकते हो आप अपने पर्सनल नोट्स की तरह उसको आप रख सकते हो पूरे साल, जो कि आपकी हेल्प करेगा। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, वहां पर जाकर आप उस चीज को डाउनलोड कर सकते हो। देखो मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ आपके लिए बना रखी है जिसमें सारी स्ट्रैटेजी लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो स्टेप्स क्या होने चाहिए, हम यहाँ पर 8 स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने पहले सिलेबस को अच्छे तरीके से समझो कि क्या क्या मेरे पास सिलेबस में है, क्या चीज़ें मेरे को नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें मेरे को पढ़ना है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ऑफिशियल सीबीएसई सिलेबस सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो। उसके बाद हाई वेटेज चैप्टर को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसको पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है। दूसरा, क्रिएटिंग अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। देखो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जो उसमें 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे का प्लान बना लेते हैं, जिसको एट लास्ट वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। मैं आपको कहता हूं कि भले ही आप 2 घंटे का स्टडी प्लान बनाओ, बट एक ऐसा प्लान बनाओ जो कि रियलिस्टिक हो और जिसको आप फॉलो कर सको। ठीक है। थर्ड, प्रायोरिटाइजिंग एनसीईआरटी बुक्स। देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्लास 10th स्टार्ट करने से ही ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को कभी ना इग्नोर करें, क्योंकि एनसीईआरटी से अगर आप देखोगे तो 5 से 10 साल का पेपर उठाकर देख लो, एनसीईआरटी के डायरेक्ट एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हमेशा एनसीईआरटी बुक्स को पहले प्रायोरिटी करो। हाँ, आप हेल्प बुक ले सकते हो, आप रेफरेंस बुक का हेल्प ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट एनसीईआरटी बुक्स को आप इग्नोर नहीं करना है। चौथी चीज, प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स खत्म होते हैं, जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी टॉपिक खत्म होते हैं, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को साथ ही साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और बाकी बहुत सारी चीज़ें आप बोर्ड के हिसाब से रिलेट कर सकते हो। तो हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते रहो। प्रीवियस ईयर पेपर्स को नहीं, लेकिन हाँ, अगर एक कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगा सकते हो जो पहले पुराने साल में आए हुए हैं। ठीक है, इससे आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। 5वें पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, इफेक्टिव नोट्स जरूर बनाकर रखो। देखो बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ करके रखी है कि बहुत सारे बच्चे भी ये मिस्टेक करते हैं, जो कि ये है कि वो शुरुआत से सारे कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट तो कर देते हैं, बट उनके पास एट लास्ट रिवीजन के लिए कोई एक अच्छे नोट्स जो उनके खुद से बनाए हुए हैं वो नहीं रहते और फिर एट लास्ट वो कहीं ना कहीं रिवीजन में लैग करते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही एक इफेक्टिव नोट्स अपने लिए बना के रखने हैं, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना आने वाली हो। 6 पॉइंट की बात करें कि वीक एरियाज को आपको शुरुआत से ही स्ट्रेंथ करके रखना है। कि लेट सपोज आपको टॉपिक एक पढ़ाया गया किसी भी चैप्टर का, किसी भी साइंस का, या मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट, मान लीजिए साइंस का ही एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई एट दैट टाइम, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उनका माइंडसेट ये रहता है कि वो क्या सोचते हैं कि अभी इस चैप्टर को छोड़ देते हैं या अभी इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। उससे क्या होता है कि वो चीज़ें वीक रह जाती हैं और आप उसमें स्ट्रेंथ बाद में नहीं ला सकते हो। तो हमेशा अपने वीक एरियाज को शुरुआत से ही स्ट्रेंथ करना स्टार्ट कर दो। 7th पॉइंट क्या है कि डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग राइटिंग प्रैक्टिस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि लास्ट में वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, चीज़ें को लिख नहीं पाते, उनको आती हुई चीज़ें भी वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 100 वर्ड्स के आंसर्स लिख देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है और फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि आपकी एफिशिएंसी खराब होती है। तो शुरुआत से ही आपको स्ट्रॉन्ग राइटिंग प्रैक्टिस रखनी है। भले ही आप छोटा छोटा चीज़ें लिखो, बट हाँ, आपको प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, आपकी राइटिंग सही होनी चाहिए, आप साफ साफ लिखते रहना चाहिए। वो चीज़ शुरुआत से ही आप अपने अंदर डेवलप कर लो। 8th पॉइंट, रेगुलर रिवीजन एंड सेल्फ असेसमेंट। देखो हर एक चीज़ का ज़रूरी ये होता है कि आप कंसेप्ट पढ़ते तो पढ़ते जाओ। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि आप एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो, बट आपको कितना रिटेन हुआ, आपके दिमाग में कितनी चीज़ें बैठी, वो चीज़ मैटर करती है। तो हमेशा रिवीजन आप करते रहो। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो उसका रिवीजन एट
सेम टाइम रेगुलर इंटरवल्स में आप करते रहो और ये चीज़ हैबिट बना लो। फाइनल एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आप स्टार्ट करो अर्ली, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप 2 घंटे ही पढ़ो दिन में, बट कंसिस्टेंसी आप अगर 1 साल तक पढ़ते हो तब आपका कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रिजल्ट आता है। और रिवाइज हमेशा करो, जिस भी पढ़ा आपने, छोटे से छोटा टॉपिक भी पढ़ रहे हो, बड़े से बड़ा टॉपिक भी पढ़ रहे हो, तो आप उस चीज़ को रिवाइज जरूर करो, नो मैटर वो कितना बड़ा टॉपिक है कितना छोटा टॉपिक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है थ्रू आउट द ईयर। आपको हमेशा उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक्स जो चीज आपको अवॉइड करनी, पहली चीज इग्नोरिंग। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है थ्रू आउट द ईयर। आपको हमेशा उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक्स जो चीज आपको अवॉइड करनी, पहली चीज इग्नोरिंग एनसीईआरटी एंड रिलाइंग टू मच ऑन गाइड बुक्स। देखो एनसीईआरटी को आपको इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी का महत्व आप तब देख सकते हो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाओगे। नेक्स्ट, स्टडी विदाउट अ प्रॉपर टाइम टेबल। देखो प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ना आपको जरूरी है और कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ो, ठीक। प्रोकास्टिनेटिंग एंड स्टार्टिंग लेट प्रिपरेशन। अभी का क्या है कि बच्चों का क्या माइंडसेट है कि हम अभी क्लास 9 से क्लास 10th में आए हैं, तो प्रिपरेशन इतना जल्दी स्टार्ट करना ठीक नहीं है। हम आराम से 1 महीने बाद 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे और हम खत्म कर देंगे। नहीं, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट, मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। देखो क्लास 9th में आपने जो भी किया, क्लास 8th में आपने जो भी किया कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ आप याद करके चले जाते हो, आप वहाँ पर लिख देते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके कॉपी से या डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके उससे नहीं आते हैं, जिसको आप सिर्फ अगर आप सोच रहे हो कि मैं याद करके चल जाऊंगा और वहाँ लिख दूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं। आपको कॉन्सेप्ट को पहले समझना है, उसके बाद फिर आप उसके बारे में लिखो। नेक्स्ट, नॉट सॉल्विंग इनफ सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस पेपर। देखो मैंने पहले ही बताया था कि आप भले ही छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ो चाहे बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ो, हमेशा थ्रू आउट एट दैट पॉइंट और एट द टाइम ऑफ स्टडिंग दैट कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक। इससे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। नेक्स्ट, इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट एंड आंसर प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि आंसर लिखने की कला आपको शुरुआत से ही डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट, ओवर स्टडिंग विदाउट रिवीजन। ओवर स्टडिंग का क्या है, अभी तो ऐसा माहौल नहीं आएगा, बट हाँ एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पर आप एक एक चैप्टर एक एक शॉर्ट में खत्म कर रहे होगे, एक एक दिन में खत्म कर रहे होगे। वहां पर सबसे बड़ा दिक्कत आएगा कि आपको मेमोराइज नहीं रहेगी चीजें, आपने कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या उस टाइम पढ़ा था और क्या मुझे याद है और क्या नहीं याद है। तो उसके लिए आप भले ही छोटा कंसेप्ट पढ़ रहे हो चाहे बड़ा कंसेप्ट पढ़ रहे हो, रिविजन इज द की। लास्ट है कि गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय एक्सेसिव सोशल मीडिया एंड गेमिंग। आपको इस चीज पर कंट्रोल करना है। मैं यहाँ पर मना नहीं कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया को मत यूज करो, आप गेम मत खेलो, आप कुछ चीजें मत करो, बट हाँ आपको हमेशा से कंट्रोल बनाकर रखना है। क्योंकि देखो अभी से आप कंट्रोल बनाकर रखोगे तो आगे जब एग्जाम का माहौल आएगा तो आप अपने ऊपर एक बहुत अच्छा कंट्रोल रखे रहोगे, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें मिस्टेक्स थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी तब तक के लिए आप मस्ती से एंजॉय करो, इस क्लास को पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।